Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start atypical antipsychotics. टिपिकल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग इस नए वीडियो में पढ़ेंगे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, पहले कुछ ड्रग के नाम हम लोग देख लेते हैं. एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता है वो सिर्फ डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ओनली डोपामीन. लेकिन जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं और डोपामीन के भी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. सेरोटोनिन का कौन सा रिसेप्टर हुआ? ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी. सेरोटोनिन का रिसेप्टर हुआ 5-HT2 जिसको ब्लॉक करता है. ठीक है, और डोपामीन का रिसेप्टर D2 जिसको ब्लॉक करता है. ठीक है, तो दोनों को ही ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ब्लॉक करता है. अब इसमें दवा कौन कौन सा है? तो इसमें है क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन, पैलिपेरिडोन, इलियोपेरिडोन. नेक्स्ट है क्यूटियापिन. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर किसी स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करके बता दूंगा. यह है क्यूटियापिन. नेक्स्ट है जिप्रासिडोन. नेक्स्ट है एरिपिप्राजोल. नेक्स्ट है सेटिंडोल. नेक्स्ट है ज़ोटेपिन. नेक्स्ट है ल्यूरासिडोन, एजिनापिन, नेक्स्ट है एमिसल्प्राइड, ब्रिक्सपिप्राजोल. ये एमिसल्प्राइड है, ये एम है. ठीक है, आपके लिए इसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ. ये एमिसल्प्राइड है. ठीक है. देन है ब्रिक्सपिप्राजोल. देन है कैरिप्राजिन. देन है पीमावैनसेरिन. ये जो दवा है पीमावैनसेरिन और कैरिप्राजिन, ये न्यू आया, अभी नया आया. बाकी सब ये तो पुराने वाले हैं, लेकिन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं. देखिए, जो हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर पढ़े थे टिपिकल वाले में, सेम इसका भी वही साइड इफेक्ट होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर. तो मूवमेंट डिसऑर्डर के को जो मैंने बताया था डिटेल में, तो वो आप टिपिकल वाले से पढ़ सकते हो. ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर सेम रहता है. नेक्स्ट है एंडोक्राइन साइड इफेक्ट. इसमें कुछ एंडोक्राइन साइड इफेक्ट होते हैं. ठीक है, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट में जैसे हम लोग क्या बात कर सकते हैं एंडोक्राइन साइड इफेक्ट के बारे में. जो हमने बात किया था पिछले वीडियो में, इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन, तो ये हो जाएगा एंडोक्राइन साइड इफेक्ट. लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जो रिस्पेरिडोन है एंड एमिसल्प्राइड है, ठीक है, ये दोनों का साइड इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, बाकी सारे ड्रग जो एटिपिकल में आते हैं, सबका साइड इफेक्ट एंडोक्राइन साइड इफेक्ट सबका होता है, बस रिस्पेरिडोन एंड एमिसल्प्राइड का नहीं होता है. ठीक है, तो ये आप याद रखना, स्टार मार्क. इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है. ठीक है, एक्सेप्ट. नेक्स्ट है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट. कुछ मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं. फिर उसके बाद हमको सिडेशन देखने को मिलता है. ये आप जूम करके देख लो, ये सब तो कॉमन है. सिडेशन, QTC प्रोलॉन्गेशन, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखना. QTC प्रोलॉन्गेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट सीजर्स.
सीजर्स, क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, सेडेशन आपको याद ही रहेगा, ये क्यूटीसी वाला याद रखना, सीजर्स वाला याद रखना, और ये एक्सेप्ट वाला याद रखना, रिस्पेरिडोन, एमिसल्प्राइड, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन जो भी होते हैं एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो 4 साइड इफेक्ट हम लोग देख लिए। ये चौथा में जो फोर्थ मैंने बताया, इसमें तीनों को मैंने इंक्लूड कर दिया, सेडेशन, क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन एंड सीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ड्रग के बारे में, मेनली क्लोज़ापिन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और बाकी सारे ड्रग के बारे में 1-2 पॉइंट जानेंगे। क्लोज़ापिन हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो क्लोज़ापिन है वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए? TRS। TRS मीन्स ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। जो भी स्किज़ोफ्रेनिया दवा से हम लोग ठीक करते हैं, टिपिकल दवा, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कोई भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उस दवा का उस स्किज़ोफ्रेनिया पे रेसिस्टेंसी हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंट तो आप लोग और में भी पढ़ रहे होगे ना, फार्माकोलॉजी वगैरह में, मेनली आप पढ़ोगे एंटीबायोटिक्स में वो चीज़, ठीक है। तो ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि कुछ दवा उस बीमारी में रेसिस्टेंट हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जहाँ भी कोई दवा रेसिस्टेंट हुआ स्किज़ोफ्रेनिया में, वहाँ हम लोग क्लोज़ापिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया को हम थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने के लिए, तो लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ 2 एंटीसाइकोटिक्स। देखिए, TRS हम तब बोलेंगे जब 2 एंटीसाइकोटिक्स जब हम लोग देंगे, कम से कम 2 एंटीसाइकोटिक्स का रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 एंटीसाइकोटिक्स रेसिस्टेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 शुड बी एटिपिकल। उसमें से एक एंटीसाइकोटिक्स ऐसा होना चाहिए जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के कैटेगरी का हो, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? एक एंटीसाइकोटिक्स हो सकता है, एक एटिपिकल हो सकता है, एक टिपिकल हो सकता है, मे बी दोनों ही एटिपिकल का हो, ठीक है। लेकिन दोनों अगर टिपिकल का होगा तो उसको हम लोग TRS के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। TRS में वही रहेगा जो एटलीस्ट 1 शुड बी एटिपिकल। एटिपिकल वाले में से एक तो रहना ही चाहिए, ठीक है। और टोटल 2 दवा होना चाहिए, 2 का रिस्पॉन्स नहीं है चाहिए, 2 लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ 2 एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट, कम से कम 4 से 6 वीक तक हम लोग दवा का इस्तेमाल करें और उसका रिस्पॉन्स ना आए, तभी हम लोग TRS बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 2 वीक देंगे, 2 वीक में अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम लोग TRS बोल देंगे, नो, ऐसा नहीं। मिनिमम 4 से 6 हफ्ते हमको दवा देना है, और तब अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है देन वी कैन कॉल TRS, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज़ापिन का और स्पेसिफिकेशन क्या है? इंक्रीज एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर। देखिए, एक और चीज़ है कि ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे। हमारा जो साइड इफेक्ट जितना भी होता है, साइड इफेक्ट वो ज़्यादातर D2 रिसेप्टर के कारण होता है, D2 के कारण होता है, समझे, D2 के कारण। और ये जो क्लोज़ापिन है वो D2 पे काम करता ही नहीं है, ये काम करता है D4 पे, ये ब्लॉक करता है D4 को, D2 पे उतना काम नहीं करता है, ठीक है। डिक्रीज एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर, सो लेस साइड इफेक्ट, समझे। D4 पे ये काम करता है मेनली क्लोज़ापिन, तो इसलिए इसका साइड इफेक्ट से लेना देना बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लो, इंक्रीज वेट गेन। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि वेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये उतना सीवियर तो नहीं है जितना वो सीजर था, वहाँ पे QTC प्रोलॉन्गेशन था, ठीक है। तो ये बेयर किया जा सकता है, जिसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड इफेक्ट याद रखना। नेक्स्ट एक और है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए देखिए कि कोई भी एंटीसाइकोटिक्स होता है तो थोड़ा बहुत उसमें एंटी सुइसाइडल प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। लेकिन क्लोज़ापिन एक सिंगल ऐसा ड्रग है जो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली देखिए फिर से मैं बताता हूँ। जो
भी एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, टिपिकल वाले या एटिपिकल वाले, सब में थोड़ा थोड़ा सुसाइडल प्रॉपर्टी होता ही है। किसी में थोड़ा है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में उससे ज़्यादा है, 2%, 5%, 10%, लेकिन होते सब में है। अकेला सिंगल क्लोज़ापिन एक ऐसा ड्रग है जिसमें एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी होता है, जिसमें सुसाइडल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। वनली AS मतलब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये शॉर्ट लिख दिया है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ तो आप समझ जाना। वनली एंटीसाइकोटिक्स विथ एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये D4 वाला इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब कहीं भी कोई दवा काम ना आए तो क्लोज़ापिन। नेक्स्ट है, अब साइड इफेक्ट हम लोग देखते हैं। क्लोज़ापिन का एक दो और साइड इफेक्ट देख लेते हैं जो सीवियर वाला है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम लोग इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर इतना ही अच्छा ड्रग है क्लोज़ापिन, तो हम लोग हर एक कंडीशन इसी को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। हम लोग पहले दूसरा ड्रग इस्तेमाल करते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में क्लोज़ापिन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। देखिए, क्लोज़ापिन का अलग अलग जो थोड़ा सीवियर वाला, भयंकर वाला साइड इफेक्ट है वो, पहला लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कहने का मतलब ये जो साइड इफेक्ट पहला है वो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है। ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब डिक्रीज WBC काउंट। मायोकार्डाइटिस तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम, मायोकार्डाइटिस। सीजर्स, डोज डिपेंडेंट, सीजर्स है लेकिन डोज डिपेंडेंट है। आप दवा का डोज कम करोगे सीजर भी कम होने लगेगा, दवा बंद करोगे सीजर भी खत्म हो जाएगा। तो सीजर याद तो वैसे आपको तीनों रखना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के कारण लाइफ इज एट रिस्क, ठीक है। इसलिए इसको देने से पहले हम लोग WBC काउंट चेक करते हैं, जो हार्ट का कंडीशन है वो चेक करते हैं, तभी हम लोग देते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर पूछेंगे तो वो सिडेशन है, वो कहीं भी सिडेशन ही होता है ज़्यादातर। अभी तक हम लोग सिडेशन कम से कम 5-6 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट सिडेशन है। कुछ और साइड इफेक्ट है जिसके बारे में अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। सिंकोप, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट गेन, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, याद कर लेना, नहीं तो ये तो याद रहने ही चाहिए ये तीनों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंकोप, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट गेन, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग क्लोज़ापिन देंगे तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये दवा इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। तो क्लोज़ापिन मॉनिटरिंग शुड बी डन, क्लोज़ापिन जब भी देंगे इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। क्या मॉनिटर करेंगे, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को मॉनिटर करेंगे कि कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, उसका लेवल क्या है। ANC का मतलब होगा एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, न्यूट्रोफिल को भी चेक करेंगे, न्यूट्रोफिल को भी चेक करते रहेंगे, WBC को भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। और ये मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ में हम लोग 1 वीक में 1 बार करेंगे ये टेस्ट, ये मॉनिटर, ये चेकअप जो है TLC और ANC का पहले 6 महीने में हर 1 वीक में होगा। तो आप अगर लगभग कैलकुलेट कर लीजिए तो 1 महीने में 4 दफ़ा तो होना ही है, ठीक है, 1 पर वीक फॉर 6 मंथ। अब नेक्स्ट 6 मंथ जो आने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 2 वीक, बस थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे,
2 वीक में एक बार करेंगे, तो लगभग महीने में 2 बार, आधा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो 1 साल हो गए, 12 मंथ। अगर उसके बाद भी क्लोज़ापिन देने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, अगर उसके बाद भी दवा चल रहा है और चलाना ज़रूरी है, तो हम लोग उसका टेस्ट करेंगे वंस पर मंथ, 1 महीने में एक बार पेशेंट को बुलाएंगे और TLC एंड ANC चेक करेंगे उसको, ठीक है। टिल पेशेंट कंटिन्यूज, जब तक पेशेंट दवा क्लोज़ापिन खाएगा तब तक हम लोग TLC ANC उसका वंस पर मंथ चेक करेंगे। 1 साल के बाद फर्स्ट 6 मंथ में तो पर वीक चेक करेंगे, अगले 6 महीने में वंस पर 2 वीक करेंगे, और उसके बाद जब तक पेशेंट दवा खाएगा वंस पर मंथ करेंगे, ठीक है। अगर हमको जब हम लोग क्लोज़ापिन मॉनिटर क्लोज़ापिन का मॉनिटर कर रहे हैं कि TLC काउंट क्या है, ANC काउंट क्या है, और उसमें अगर WBC का काउंट हमें लेस देन 3000 मिल जाता है, 3000 पर डेसीलीटर, ये मैंने गलत लिख दिया, 3000 पर डेसीलीटर। अगर हमको WBC काउंट अगर हमें WBC काउंट लेस देन 3000 मिलता है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे क्लोज़ापिन, स्टॉप क्लोज़ापिन, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ हम पेशेंट को लूज कर सकते हैं। इसलिए क्लोज़ापिन को उसी वक्त रोकना है जब देखेंगे कि लेस देन 3000 हो रहा है। नेक्स्ट है कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की क्लोज़ापिन कब हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब WBC काउंट लेस देन 3500 होगा, नहीं देंगे क्लोज़ापिन। हिस्ट्री ऑफ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस ऑन क्लोज़ापिन, अगर पहले पास्ट में कभी उसने क्लोज़ापिन लिया है और उस टाइम में WBC काउंट कम हुआ है, लेवल गिरा है, तो फिर भी हम लोग क्लोज़ापिन नहीं देंगे, ठीक है। यूज ऑफ अदर बोन मैरो सप्रेशन सच एज कार्बामेज़ेपिन, अगर कोई दूसरा ड्रग उसके साथ अगर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लाइक कार्बामेज़ेपिन जो एक बोन मैरो सुप्रेशर है, तो हम लोग क्लोज़ापिन नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्बामेज़ेपिन बोन मैरो सुप्रेशर पहले से है, WBC काउंट वो बढ़ने देगा नहीं, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। बोन मैरो से ही आता है ना WBC, RBC वगैरह सब कुछ। तो कार्बामेज़ेपिन पहले से उसको सुप्रेस कर रहा है, हम क्लोज़ापिन दे रहे हैं तो और सुप्रेस हो जाएगा, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगा। इसलिए दोनों इस्तेमाल एक साथ में नहीं कर सकते हैं। अगर कार्बामेज़ेपिन चल रहा है देन वी शुड नॉट यूज क्लोज़ापिन, ओके। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स, हम लोग दवा मतलब किस किस तरह से दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो हम लोग डिपो फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपो फॉर्म, अगर किसी पेशेंट में कंप्लायंस पुअर है, वो टाइम पे दवा नहीं ले रहा है, छोड़ दे रहा है, आपके पास सही टाइम पे आ नहीं रहा है दवा लेने के लिए, मतलब पुअर कंप्लायंस है पेशेंट का, अगर पेशेंट का कंप्लायंस पुअर है तो हम लोग डिपो फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिपो फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग एक डोज लगभग 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने का, ठीक है, हाँ, वो रेंज आता है कितने महीने का हम देना चाहते हैं, उतने दिन का एक बार में हम लोग दे देते हैं, IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देते हैं, और वो देते हैं जेड ट्रैक टेक्निक से। जैसे अगर आर्म में दे रहा है ना, तो क्या करते हैं, जेड ट्रैक टेक्निक का मतलब ये हुआ कि आर्म का जो मसल है बाइसेप्स के पास जहाँ पे हम लोग देते हैं IM देते हैं इंजेक्शन, वहाँ के मसल को पहले हम लोग थोड़ा सा उसको मीडियली पहले उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे इसको मीडियली थोड़ा सा नचा देंगे, ठीक है, मतलब उसको मूव करा देंगे। उसके बाद हम लोग तब IM इंजेक्शन देंगे, और फिर जब जो स्ट्रेच करके हम लोग रखें मीडियली उस आर्म वाले मसल्स को, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो वो क्या होगा, जहाँ पे हम लोग वैक्सीन दिए हैं वो वाला एरिया तो ब्लॉक हो गया है ना,
वो वाला एरिया ब्लॉक हो गया, हम लोग स्किन छोड़ दिए तो स्किन दूसरी तरफ चला गया और इंजेक्शन हम लोग दूसरी तरफ दिए, समझ रहे हो ना। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट इंजेक्शन देते जैसे नॉर्मल आईएम देते हैं वैसे दे देते हैं, तो ये हम मान लीजिए 3 महीने का दवा दे रहे हैं, तो 3 महीने क्या होता है, कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद यहाँ से थोड़ा 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 रिसने लगेगा बाहर, ये दवा जाके सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्टोर हो जाता है और उसके बाद थोड़ा 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 करके बाहर निकलने लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जेड ट्रैक टेक्निक से देते हैं डिपोफॉर्म वाला इंजेक्शन, ठीक है। उसको पहले स्ट्रेच कर देते हैं मीडियली, फिर उसके बाद इंजेक्शन दे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दवा हम लोग दे सकते हैं डिपोफॉर्म में? फ्लूपेंथेक्सोल, फ्लूफेनाजिन, हैलोपेरिडोल, ठीक है। उसके बाद है पिपोटियाजिन, 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 जुक्लोफेंथिक्सोल, जुक्लोफेंथिक्सोल, रिस्पेरिडोन भी है, पैलिपेरिडोन भी है, ओलांजापिन भी है, ठीक है। उसके बाद है एरिपिप्राजोल भी है देखिए ओलांजापिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, ठीक है। तो इसको देने पे हम लोग को पोस्ट इंजेक्शन डिलीरियम का जो एक छोटा सा साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। इंजेक्शन दिए और उसके बाद पेशेंट डिलीरियम वाले कंडीशन में चला गया, तो इसलिए इसको देने से पहले हम लोग जब इसको दे देते हैं तो पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, कुछ देर तक अपने पास ही बैठाते हैं, ठीक है। अगर साइड इफेक्ट नहीं आता है देन हम लोग बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे थियोरिडाजिन के बारे में। ज़्यादा कुछ है नहीं थियोरिडाजिन के बारे में, ये है कि इसका एक साइड इफेक्ट है इरिवर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन। ये आपको रट के याद करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल रेटिनल पिगमेंटेशन। इससे भी होता है भैया क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन। और किससे हो रहा था क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन? एटिपिकल से हो रहा था ना, एटिपिकल वाले से। क्लोजापिन से हो रहा था क्या? क्लोजापिन से नहीं हो रहा था, बाकी सारे एटिपिकल से हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी थियोरिडाजिन में क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन में देखने को मिलता है। देन है मिनिमम ईपीएस। ईपीएस का मतलब पता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। थियोरिडाजिन जो ड्रग है उसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कम होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें कम होती है इसमें, कुछ चीज़ें उधर ज़्यादा होती है, तो ये हमको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि किसका साइड इफेक्ट कितना सीवियर है और कितना ज़्यादा है। मतलब नंबर में 4 साइड इफेक्ट है, 5 साइड इफेक्ट है और सीवियरिटी कितना, तो उस बेसिस पे हम लोग फिर ड्रग देते हैं पेशेंट को। तो इसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट लेस है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या क्या हो गया? जैसे एटोनिया, एकथेजिया, ठीक है, पार्किंसोनिज्म, ऐसे मैंने पहले बताया है कि मैं ठीक से लिख दूं, समझ नहीं आएगा। एटोनिया, एकथेजिया, पार्किंसोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन। बस इसके बारे में एक पॉइंट जानना, कॉर्नियल एंड लेंटिकुलर डिपॉजिट्स, इसका एक साइड इफेक्ट है कॉर्नियल एंड लेंटिकुलर डिपॉजिट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है पेनफ्लूरिडोल। पेनफ्लूरिडोल का है कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। इसका जो टी हाफ होता है वो 66 आवर्स का होता है, लगभग 2.5 दिन के आसपास का इसका टी हाफ है। लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसको हम लोग कैसे देते हैं? वंस पर वीक देते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है इसलिए इसको वंस पर वीक देते हैं और ओरल देते हैं, ठीक है। टैबलेट के रूप में, ओरल देंगे तो ऑब्वियसली टैबलेट ही देंगे। नेक्स्ट है जिप्रासिडोन। जिप्रासिडोन के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन यहाँ भी होता है, क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन।
नेक्स्ट है एरिपिप्राजोल। एरिपिप्राजोल के बारे में आपको जानना है कि ये जो है ये D2 रिसेप्टर को पार्शियली ब्लॉक करता है, फुल्ली ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका खासियत है, पूछ सकता है कि पार्शियली D2 रिसेप्टर को कौन सा ड्रग ब्लॉक करता है, दैट इज एरिपिप्राजोल, पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। और एरिपिप्राजोल के बाद एक दो और दवा है जो D2 रिसेप्टर को पार्शियली ब्लॉक करता है, जैसे ब्रेनपिप्राजोल, कैरिप्राजेन, ठीक है। ब्रेक्सपिप्राजोल, ब्रेक्सपिप्राजोल, कैरिपिप्राजेन, ये दोनों D2 रिसेप्टर को पार्शियली ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोसोशल ट्रीटमेंट। हम लोग दवा का इस्तेमाल तो करते ही हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में, बट कुछ साइकोसोशल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। जैसे एक निमोनिक है फास्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। फास्ट सुप्रीम कोर्ट, FAST 4 होगा, FAST से 4 और एक S से होगा और SC से होगा, ठीक है। 6 हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप, जिसका निमोनिक है फास्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब फास्ट SC। F फॉर फैमिली इंटरवेंशन, उनके फैमिली को हम लोग मतलब टीच करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पेशेंट के साथ बिहेव करना है, उनको टीच करेंगे, ठीक है, फैमिली इंटरवेंशन। असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, अगर जिस कम्युनिटी में जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वहाँ के भी लोगों को हम लोग नहीं सॉरी एक्चुअली ये नहीं, असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उस कम्युनिटी में जाके उस पेशेंट को वहीं पे इलाज करें, वहीं पे उस पेशेंट को उसी इन्वायरमेंट में इलाज करें, वहीं पे जाके इलाज करें, ठीक है, अपने यहाँ हॉस्पिटल में ना बुला के वहीं पे इलाज करें, उस कम्युनिटी में जाके, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा असर होता है। यह हो गया फैमिली इंटरवेंशन। दूसरा असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, हम लोग पेशेंट के पास जाके उसी की कम्युनिटी में उसका इलाज करें, उसके फैमिली के सामने, उसके जो रिलेटिव्स है उसके सामने, नेबर्स के सामने, ठीक है, तो कम्युनिटी में जाके, ताकि हमें भी कम्युनिटी का समझ हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये कम्युनिटी से कितना रिलेटेड है, पेशेंट का खुद का कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर पेशेंट किसी बुरे दौर से गुजर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया में, काम वाम नहीं कर सकता है, तो आप उसको काम दिलवा सकते हैं। टोकन इकोनॉमी, पैसे दे सकते हैं आप उसको, ठीक है। स्किल्स ट्रेनिंग, आप कुछ स्किल धीरे धीरे उसको सिखा सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और एक CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हम लोग डिटेल में जानेंगे मूड डिसऑर्डर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी आप लोग बस ये समझो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं कि कुछ खास नहीं है, बस उसको थोड़ा समझाते हैं, उसको धीरे धीरे करके समझाते हैं, उसके बिहेवियर को ठीक करते हैं, उसके बिहेवियर को हम समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, जस्ट लाइक उसके फ्रेंड बनते हैं, ठीक है, फ्रेंड बनते हैं, उसे सारी चीज़ें पूछते हैं, फिर उसको बताते हैं। फैमिली को भी वैसे ही हम लोग ट्रेंड करते हैं कि कैसे आपको ट्रीट करना है, तो उसी तरह का होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का प्रोग्नोसिस कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए ये है गुड प्रोग्नोसिस, ये है गुड प्रोग्नोसिस, बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस तब होगा जब एक्यूट ऑनसेट होगा, लेस दैन 2 वीक, अगर 2 वीक से कम है तो एक्यूट ऑनसेट होगा और प्रोग्नोसिस उसका अच्छा होगा। अगर इंसिडिवस है तो प्रोग्नोसिस खराब होगा। एडवांस एज एट ऑनसेट लेस मोर देन 35 ईयर, अगर 35 ईयर से ज़्यादा है पेशेंट का एज तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना एज ज़्यादा होगा उतना प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। अर्ली ऑनसेट लेस देन 20 ईयर, प्रोग्नोसिस खराब होगा। कैटाटोनिक पैरानोइड सब टाइप, अगर पैरानोइड टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। कैटाटोनिक है तो भी अच्छा होगा, ठीक है। सिंपल वाला में हम लोग पढ़े थे कि नाम सिंपल है लेकिन है बहुत खतरनाक, ठीक है, तो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हेलीफ्रेनिक, ये तीनों जो टाइप है ये इसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है, हम लोग वहाँ भी पढ़े थे, क्योंकि इन सब में नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और इसमें
पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कैटाटोनिक में, पैरानॉइड सब टाइप्स में, और इस सब में सिंपल में तो सिर्फ ही निगेटिव सिम्टम्स होते हैं, इसलिए वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। बाकी डिसऑर्गेनाइज्ड में भी जो प्रीडोमिनेंट होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, मेल है तो प्रोग्नोसिस खराब होगा। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम्स, जैसा कि अभी बताया ना मैंने, इसमें पैरानॉइड सब टाइप कैटाटोनिक वाले में पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे, इसीलिए इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। यहाँ प्रोमिनेंट होंगे नेगेटिव सिम्टम्स, इसलिए प्रोग्नोसिस खराब होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अग्रेसिव बिहेवियरल सिम्टम्स, इसमें कोई अग्रेशन नहीं होगा पेशेंट में, लेकिन इसमें एग्रेशन भी होगा, और अगर अग्रेशन होगा तो प्रोग्नोसिस खराब होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम, अफेक्टिव मतलब अफेक्टिव अफेक्ट और मूड, जैसा हमने पढ़ा था, अफेक्ट एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, तो अगर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। अगर उसका आप एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देख ही नहीं पा रहे, वो है ही नहीं, बिल्कुल ही दुनिया से अनजान है, उसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना हंसता है, ना रोता है, ना कोई एक्सप्रेशन है उसके फेस पे, बिल्कुल फ्लैट है, इमोशनल ब्लंटिंग, एकदम फ्लैट है, कुछ भी नहीं पता चल, तो उसका प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली ख़राब होगा। अगर प्रेजेंट है, उसका जो अफेक्ट है, जो एक्सप्रेशन है वो दिख रहा है आपको, कभी कभी मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी बोलता है, कभी एक्सप्रेशन अलग अलग उसका चेंज होता है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री अगर मूड डिसऑर्डर का है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, लेकिन फैमिली हिस्ट्री अगर स्किज़ोफ्रेनिया का ही है तो प्रोग्नोसिस खराब होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, कुछ 2-3 और साइकोटिक डिसऑर्डर जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में पहला है एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है भाई, सिम्टम्स तो इसका सेम है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया के जैसा ही होता है इसका सिम्टम्स, लेकिन इसका एक्यूट ऑनसेट होता है, ठीक है, जल्दी आता है। प्रिसीडेड बाय स्ट्रेसर फीवर, ये क्या होगा, इसके साथ फीवर भी आएगा, फीवर मतलब दूसरे चीज़ भी आ सकते हैं स्ट्रेसर, लेकिन मोस्ट कॉमन फीवर ही आता है, ठीक है। रिजॉल्व कम्प्लीटली, ये एक अच्छा चीज़ है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, कम्प्लीटली ये ठीक हो जाता है, एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर कम्प्लीटली ये रिजॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। डू नॉट मीट ड्यूरेशन क्राइटेरिया ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो उतना लंबा ये नहीं चलता है, एक्यूट ऑनसेट होता है और ये रिजॉल्व भी कम्प्लीटली हो जाता है, तो फिर ये ड्यूरेशन के मामले में स्किज़ोफ्रेनिया से अलग है। सिम्पटम्स स्किज़ोफ्रेनिया की तरह आएंगे, लेकिन इसका एक्यूट ऑनसेट होगा और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज़ एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। ICD-11 जो नई बुक आई है, मतलब बुक तो पुरानी है, लेकिन उसका जो प्रिंट है वो अपडेटेड वर्जन ICD-11, वो क्या कहती है कि अगर लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से कम अगर प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, अगर 1 महीने से कम है तो। वहीं DSM-5 क्या कहती है, DSM-5 कहती है अगर 1 मंथ से कम है तो उसको बोलिए ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, और अगर 1 से 6 महीने के बीच में है तो सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर उसको आप बोलिए, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। और इसका हम लोग इसको ठीक करने के लिए क्या दवा देते हैं, तो भाई अपना एंटीसाइकोटिक्स जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं, बेंजोडायज़ेपिन। नेक्स्ट बी है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपको स्कीजोफ्रेनिया का भी सिम्टम्स मिलेगा और मूड डिसऑर्डर का भी सिम्टम्स मिलेगा, दोनों का ही सिम्टम्स मिलेगा, बोथ बोथ। अगर बाइपोलर मेनिक टाइप का स्कीजोफ्रेनी, ये स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर वाला भी उसमें सिम्टम्स है, या फिर मेनिया वाला है, ठीक है। अभी बाइपोलर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए, अगर बाइपोलर वाला सिम्टम्स है या मेनिया वाला सिम्टम्स है, उसमें हम लोग दवा देंगे एंटीसाइकोटिक्स, अपना एंटीसाइकोटिक्स, और साथ में मूड स्टेबलाइजर, क्योंकि हम लोग को पता है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में स्कीजोफ्रेनिया तो होता ही है, साथ में मूड डिसऑर्डर भी होता है। और फिर उसके बाद हम लोग पहचानते कैसे सिम्टम्स से, तो या तो बाइपोलर वाला होगा कोई सिम्टम्स, या मेनिया वाला होगा,
तो हम लोग उसमें एंटीसाइकोटिक्स विथ मूड स्टेबलाइजर देंगे, काम खत्म। अगर डिप्रेसिव टाइप का है, ये हो गया बाइपोलर मेनिक टाइप का, और अगर डिप्रेसिव टाइप का है तो वही एंटीसाइकोटिक्स देंगे और एंटी डिप्रेसेंट देंगे, तो सिंपल। नेक्स्ट है डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में सिंगल और सेट ऑफ रिलेटेड डिल्यूजन, मतलब एक डिल्यूजन हो सकता है या फिर मल्टीपल डिल्यूजन भी हो सकते हैं, 4 5 7 8 भी डिल्यूजन हो सकता है, 2 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसमें हैलुसिनेशन इसमें एब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलुसिनेशन जनरली इसमें एब्सेंट होता है, कहीं रेयर कभी मिल जाए तो वो अलग बात है, बट यूजुअली हैलुसिनेशन यहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता भी है सेम कंटेंट एज ऑफ डिल्यूजन, तो वो डिल्यूजन के तरह ही दिखता है, ठीक है, और डिल्यूजन के तरह ही उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। प्रॉपर हैलुसिनेशन एकदम प्योर वाला नहीं होता, ठीक है। कुछ इसके टाइप्स हैं, परज्यूकेटरी, जेलसी, इरोटोमीनिया, ग्रैंडियोज, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, सोमैटिक। बाकी सब तो नहीं, लेकिन सोमैटिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, सोमैटिक क्या होता है। सोमैटिक में भी हम लोग को 3 पढ़ना है। एक है डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, जिसका एक और नाम है एक बॉम्ब सिंड्रोम, एक बॉम्ब सिंड्रोम, ठीक है, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस। इसमें क्या होता है, पेशेंट बिलीव्स दैट दे आर इन्फेक्टेड विथ इंसेक्ट। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी पे कीड़ा, एक्चुअली कीड़ा चल नहीं रहा है, वो तो टिंगलिंग वाला हो गया, उसको लगता है कि मेरा बॉडी गंदा है, ठीक है, मेरे बॉडी में इंसेक्ट घुस गया है, मैं इन्फेक्टेड हूँ, तो इस तरह का उसको डिल्यूजन होगा, दैट इज डिल्यूजनल पैरासिटोसिस। पैरासाइट मतलब, पैरासिटोसिस को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, पैरासाइट, और पैरासाइट से आप याद रख सकते हो इंसेक्ट, तो पेशेंट बिलीव्स दैट दे आर इन्फेक्टेड विथ इंसेक्ट। इसमें हम लोग मैच बॉक्स साइन देखते हैं, मैच बॉक्स साइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैच बॉक्स साइन के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में हम बता देंगे आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में, कि मैच बॉक्स साइन कैसे पता लगाते हैं। मैच बॉक्स साइन प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैच बॉक्स साइन पूछ सकता है कि मैच बॉक्स साइन किस डिजीज में प्रेजेंट होता है, तो डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, एक बॉम्ब सिंड्रोम। नेक्स्ट है दूसरा डिल्यूजनल डिसमॉर्फिया। डिल्यूजनल डिसमॉर्फिया में क्या होता है, तो डिल्यूजनल डिसमॉर्फिया में क्या होता है कि पेशेंट को खुद के बॉडी की अपीयरेंस के बारे में डिल्यूजन हो रहा है, कि नहीं ये तो मेरा हाथ है ही नहीं, नहीं ये मेरा पैर है ही नहीं, डॉक्टर को आगे बोलेगा डॉक्टर इसको आप काट के हटा दो, ये मेरा हाथ नहीं है, इसको आप हटा दो, आप हटा दोगे फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का डिल्यूजन होता है पेशेंट को, डिल्यूजन अबाउट बॉडी अपीयरेंस। पेशेंट को लगेगा ये मेरा बॉडी तो है ही नहीं, ये मेरे बॉडी का ऑर्गन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिल्यूजनल हैलिटोसिस। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि पेशेंट का ऐसा डिल्यूजन होगा कि मेरे माउथ से बैड ऑर्डर आ रहा है, बैड ऑर्डर, बैड स्मेल। अब रिस्क फैक्टर कुछ है डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लिए, रिस्क फैक्टर फॉर डिल्यूजनल डिसऑर्डर, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लिए रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ओवरऑल जो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग बारी बारी से सब कुछ पढ़ें। एज, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, एडवांस एज, सोशल आइसोलेशन, डिल्यूजन की बात हो रही है, स्किज़ोफ्रेनिया की नहीं बात हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया में मैंने बोला था कि जिस एज ज़्यादा होगा तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, बट ये यहाँ पे डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बात हो रही है। इंक्रीज एज, सोशल आइसोलेशन, ठीक है, हर किसी को अलग थलग रख दिया जाता है, किसी को अलग थलग कर दिया जाता है, किसी रूम में बंद है, होता है ना, किसी किसी घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, खुद में ही लगे रहते हैं, सोशल आइसोलेशन एक तरह का हो जाता है कि घर में ही, ठीक है। और भी तरह का सोशल आइसोलेशन हो सकता है, जैसे किसी का कोई दोस्त नहीं है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है डिल्यूजनल डिसऑर्डर की।
सेंसरी आइसोलेशन, ठीक है, एक ये भी फैक्टर है, सेंसरी आइसोलेशन। रिसेंट इमिग्रेशन, कहीं अभी रिसेंट में वो कहीं गया है, कहीं से आया है, किसी नए जगह पे गया है, किसी नए जगह से आया है, तो दैट इज रिसेंट इमिग्रेशन। फैमिली हिस्ट्री, किसी के फैमिली में अगर पहले से डिलीजनल डिसऑर्डर है तो पेशेंट, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन का चांसेस है, या फिर सेम ही जनरेशन में चांसेस है कि उसको डिलीजनल डिसऑर्डर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। एक्सेसिव इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, इसमें क्या होगा, एक्सेसिव इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी में क्या होगा कि पेशेंट को ऐसा लगता है, एक्चुअली पेशेंट, हाँ पेशेंट ही बोलेंगे, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मेरी बातें दूसरों को जल्दी बुरी लग जाती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो वो एक उसका पर्सनैलिटी इफेक्ट बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी में एक इफेक्ट आया है कि आप, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बोलूँगा तो उसको बुरा लग जाएगा, या इवन उसको बुरा लगा भी नहीं है फिर भी वो खुद गिल्ट फील करेगा कि नहीं नहीं उसको बुरा लगा है, कुछ ख़राब लगा है, तो वो खुद में ये फील करेगा। ये चीज़ एक्सेसिव, ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एक रिस्क फैक्टर है डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लिए, एक्सेसिव इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी। इसका दवा हम लोग क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, शेयर्ड बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव, मोस्टली अकर विथ मदर एंड चिल्ड्रन। एक आप लोग केस सुने होंगे बुरारी वाला, एक आई थिंक शायद दिल्ली या हरियाणा में हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 8-10 लोग एक साथ सुसाइड कर लिए थे। तो सब लोग कहते हैं कि वो एक शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर का कारण था। उसमें क्या होता है कि किसी एक पर्सन को डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है तो उसके साथ रहने वाले पेशेंट को भी वही हो जाता है, ठीक है। वो अगर ज़्यादा दिन तक उसके साथ रह रहा है, हमेशा रह रहा है, तो वो फिर वो भी उसी चीज़ से मतलब उसी चीज़ से सफ़र करने लगता है। वो जो डिसऑर्डर है, वो जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी आ जाता है, ठीक है। दैट इज शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, शेयर्ड बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ज़्यादातर ये मोस्टली देखा गया है कि मदर एंड चिल्ड्रन को लेकर, मदर एंड चिल्ड्रन, क्योंकि हमेशा मदर एंड चिल्ड्रन हमेशा पास में रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं, किसी से भी ज़्यादा रहते हैं, तो ये मोस्टली सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है। अगर इसका प्राइमरी केस है, नया नया है, ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक्स देंगे, इसको ठीक करेंगे। अगर सेकेंडरी है, पुराना हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा दिन हो गया है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी यूँ भी कह सकते हैं कि प्राइमरी हम लोग दिए एंटीसाइकोटिक्स, ठीक हो गया, कुछ दिन बाद फिर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है डिल्यूजनल डिसऑर्डर के कारण, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के साथ, जिसमें उसके फैमिली वाले भी इन्वॉल्व है, तब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सेकेंडरी। उसमें क्या करेंगे, सेपरेशन। जो भी 2, 3, 4 लोग हैं जो शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर के शिकार हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन सबको अलग कर देंगे, सबको अलग कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सोशल आइसोलेशन, क्या करेंगे हम लोग, उसको सोशल आइसोलेशन भी कर देंगे, लोगों से अलग कर देंगे, क्योंकि अगर एक लोग जैसे मान लीजिए मेरे को है, मुझे है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, और मेरे को किसी से अलग किया जा रहा है, जैसे कि मुझे है और मेरे साथ भाई रहता है तो भाई को भी है, और जब हम दोनों को अलग कर दिया गया, लेकिन सोशल आइसोलेशन मेरा नहीं हुआ, हम अभी भी किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि मेरे पास जो डिसऑर्डर है वो फिर हम दूसरे को दे दें, है ना। इसलिए सोशल आइसोलेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। उस 2%, 3% जिनके साथ ये शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, उनको तो अलग करना ही है, प्लस सोशल आइसोलेशन भी करना है। लास्ट से 2 पीपल को अगर रहता है तो हम लोग बोलते हैं फोली ई ड्यूक्स, 3 पीपल को शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर रहता है तो बोलते हैं फोली ई ट्रियोस, और 4 को रहता है तो फोली ई क्वार्टर। तो यहाँ पे हमारा स्किज़ोफ्रेनिया चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कल मूड डिसऑर्डर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं कल।